चलिए फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। दिस ऑब्जेक्ट हैज मास m। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, एक ही वैल्यू दी गई है हमारे को म्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि कितनी मिनिमम फोर्स इसके ऊपर लगाएं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस पे मूव कर जाए। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस ऑब्जेक्ट स्लाइड और मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखो जब कह रहा मिनिमम फोर्स, इसका मतलब एक से ज्यादा फोर्सेस की वैल्यू पॉसिबल है। अब अलग अलग फोर्सेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फोर्स डिफरेंट होने का मतलब फोर्स तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की डिफरेंस का बात हो सकती है। मैग्नीट्यूड आप कहोगे सर डायरेक्शन तो कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होती, कौन सी डायरेक्शन बड़ी कौन सी छोटी, तो मिनिमम तो मैग्नीट्यूड का ही मतलब है, लेकिन डायरेक्शन भी काउंट करती है। हो सकता है किसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो हमारे लिए काम कम फोर्स में हो जाए, किसी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो हो सकता है इसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा बड़ी फोर्स लगानी पड़े। तो हमारे लिए डायरेक्शन भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कितनी मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये मूव कर जाए इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि फोर्स कैसे लगाएं, हॉरिजॉन्टल लगाएं, पुलिंग लगाएं किसी एंगल पे, पुशिंग लगाएं किसी एंगल पे, क्या करें हम। तो पिछले चैप्टर से हमें ये समझ में आया था पुश करते हैं तो पिछले टॉपिक से मतलब पिछले लेक्चर से समझ में आया था कि जब पुश करेंगे तो पुशिंग फोर्स इस तरह से लगेगी, तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो मूव कराना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब पुश तो नहीं करना चाहिए हमारे को, शायद पुशिंग नहीं करनी चाहिए, इंस्टेड हमारे को फोर्स लगानी चाहिए पुलिंग। तो चलो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम मान लेते हैं कि कोई फोर्स हम F लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा इस सरफेस के ऊपर। वो फोर्स हमने मान लिया इसके ऊपर हमने किसी एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल पे अप्लाई की, ये वो फोर्स है जिसे हमने थीटा पे अप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा इस सरफेस पे। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था जैसे हमसे कह रहा है कि मिनिमम फोर्स बताओ जिससे ये मूव कर जाए, सेम क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कहता मैक्सिमम फोर्स बताओ कितनी लगाएं कि ये स्लाइड ना करे, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि मिनिमम फोर्स लगाने पे इसके ना मूव करने के लिए वो मिनिमम फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है हमारे को। तो अब ये फोर्स हमने इस पे लगा दी, हम बाकी फोर्सेस भी इसके ऊपर मार्क करते हैं, ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो हमें समझ में आता है कि एक फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटी की लग रही होगी इस तरह से, एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो ग्रेविटी की फोर्स मार्क कर ली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और नॉर्मल रिएक्शन मान लिया r है, n भी लिख सकते हैं आप इसे। और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये कंपोनेंट हो गया F cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया F sin थीटा। अब हमने कहा सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दो फोर्सेस हैं वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, R और ये F sin थीटा, और एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इसी सरफेस पे स्लाइड करना है, ऊपर नीचे नहीं मूव करना है, ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं करना है। इसका मतलब है जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी फोर्स डाउनवर्ड भी लग रही है। तो इसका मतलब है कि R प्लस एफ साइन थीटा, R प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन R। एक फोर्स मार्क करना भूल गया फ्रिक्शन की, वो भी मार्क कर दे। फ्रिक्शन की फोर्स इधर है, क्योंकि इसने स्लाइड करना है तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो गई हमारे पास, इनफैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होगी नेट टेंजेंशियल फोर्स तब तक ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। तो ये फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक ही म्यू दिया है,
एक ही म्यू दिया है, ना म्यू के ना म्यू एस, ओनली वन म्यू, यानी कि वही म्यू एस है वही म्यू के है। तो आपको मालूम है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था वो था म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि म्यू एस और म्यू के एक ही वैल्यू है तो दोनों सेम ही होंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से मार्क कर दिया। यहां से हमने, सॉरी mg होगा, दिस इज mg वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां से r को सब्जेक्ट बना लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को r को सब्जेक्ट बनाया तो r की वैल्यू हो गई mg माइनस एफ साइन थीटा, ये r की वैल्यू हो गई। तो कहा फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे म्यू है और नॉर्मल रिएक्शन हमने ये ऑब्टेन किया है, ये म्यू इंटू आर है और म्यू एस इंटू आर कह लेते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास एफ एल इक्वल्स टू म्यू एस की जगह म्यू आ गया हमारे पास गिवन टर्म, और आर की जगह हमने आर की वैल्यू लिख दी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मिल गई हमारे को, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जस्ट हम एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग लें कि ये स्लिप करने ही जा रहा है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया है। जो ये नेट टेंजेंशियल फोर्स अगर जरा सी भी इससे बड़ी हो गई, थियोरेटिकली बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकली तो हमने इसके इक्वली लिखना है, जरा सी भी बड़ी हो गई तो रिजल्ट क्या होगा, ये बॉडी स्लाइड कर जाएगी। इसका मतलब लिमिटिंग में तो हम ये कह सकते हैं ये इसके इक्वल है। और वैसे भी याद करो, आपको बताया था कि जो नेट टेंजेंशियल फोर्स होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उसके इक्वल होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट टेंजेंशियल फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह की स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब है F cos थीटा मस्ट आल्सो बी इक्वल्स टू FL। तो मैंने FL की एक और वैल्यू लिखी इस कंसेप्ट से कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल होती है नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के। तो ये हमारे पास हो गया FL इक्वल्स टू कैपिटल F cos थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस में, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसे इक्वेशन 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो कहा फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हमें मिलता है F cos थीटा इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg माइनस एफ साइन थीटा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस म्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू mg मिल गया। इस म्यू को इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस म्यू एफ साइन थीटा। जो इधर माइनस म्यू एफ साइन थीटा आ रहा है उसको इधर ले आते हैं। एफ इधर भी है, जो टर्म हम इधर ला रहे हैं उसमें भी एफ है, तो एफ तो कॉमन ले लिया हमने। इस जगह पे बच गया हमारे पास cos थीटा, और ये इधर से माइनस म्यू एफ साइन थीटा इधर आया था प्लस में, तो प्लस में आ गया म्यू साइन थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू म्यू mg। अब f की वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आ गया म्यू mg। ये f की वैल्यू है, लेकिन ये मिनिमम तो नहीं है अभी फोर्स। ये तो एक फोर्स निकली है कि ये फोर्स लगेगी तो मूव कर जाएगी। अब हमें मिनिमम की बात भी करनी है। मैं आपसे शुरू में देखो कह रहा था कि शायद डायरेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, पता नहीं ये 30 डिग्री पे लगाई है, 45 डिग्री पे लगानी है, 60 डिग्री पे लगाऊं, कब होगा। तो एक्चुअली हमें ये चेक करना है कि हम कितने एंगल पे ये फोर्स लगाएंगे तो हमारे लिए जो है एफ मिनिमम होगा, वो एंगल निकालना है हमारे को। अब हमने कहा फॉर एफ टू बी मिनिमम, for f to be minimum, mu sin theta plus cos theta must be
मैक्सिमम। जिस समय ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा उस समय इस फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ टर्म है म्यू एम जी वो तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, बॉडी का मास हमें गिवन है m कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जिस समय यही डिनोमिनेटर है, वेरी करने वाला टर्म है, जिस समय ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा उस समय ये फ्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा, और जब फ्रैक्शन मिनिमम है तो फ्रैक्शन के बराबर तो f है, f मिनिमम हो जाएगा। अब देखो आपको जब मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था तो आपको कहा था इस चीज को आप याद कर लो, तो मैं निकाल के भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा था अगर आपके पास ऐसा फॉर्म आता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा फॉर्म आता है, तो इस चीज की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज, ये आपको बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ था शुरू में, ग्रुप का पहला वाला टेस्ट था, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन भी था जिसमें इस चीज की आपको जरूरत पड़ी थी मैथमेटिकल टूल का, लेकिन स्टिल चलो हो सकता है हम भूल गए हो, तो एक अब याद रखोगे, अगर भूल गए हो तो अब यहां से फिर याद रखोगे, क्योंकि एक बार नहीं आपको इसकी जरूरत कई बार फिजिक्स में पड़ेगी। आप निकाल लोगे लेकिन फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैं मान लेता हूं इस चीज के लिए निकालने की कोशिश करता हूं, रफ में निकालता हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा। यहाँ पे ए की जगह देखो क्या टर्म था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a की जगह क्या चीज है मेरे पास, a की जगह पे क्वेश्चन में मेरे पास म्यू है, और b की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, b की वैल्यू 1 है मेरे पास। ठीक है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूं। देखिएगा मैंने मान लिया लेट y इक्वल्स टू, या x मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये माना हमने। ठीक है, अब लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dx by d थीटा इक्वल्स टू 0। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें हम तो हमें क्या मिलता है, जरा देखें, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, म्यू तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, तो ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, ये आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव जो था उसकी वैल्यू ये हो गई और इस टू इक्वल्स टू 0, तो इसे इक्वल्स टू 0 लिख दिया। यहां से देखिए इस साइन थीटा को इक्वल उधर ले गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा हो गया, और यहां से अगर मैं देखूं तो tan थीटा की वैल्यू म्यू हो गई। ठीक है, tan थीटा म्यू हो गया, इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा की कई वैल्यू निकलेंगी। tan थीटा पॉजिटिव आया है, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा आपके लिए दो क्वाड्रेंट में लाया करेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता था और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आप दो वैल्यूज ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट की और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब देखो फोर्स तो आपके पास जो निकलनी है वो मिनिमम निकलनी है, मैग्नीट्यूड उसका मिनिमम होना है हमारे पास, डायरेक्शन से अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए हमारे को, उसके लिए हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें नहीं मालूम कि tan थीटा जब म्यू होगा तो उस समय मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, क्योंकि दोनों के लिए लिख रखा है मैक्सिमा या मिनिमा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, श्योरिटी का टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं अपना कि भाई क्या होगा। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2x बाय d थीटा 2, ये निकालते हैं, यानी कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं एक बार। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हुआ तो ये माइनस म्यू साइन थीटा हो गया, माइनस म्यू साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है पर ये माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस
ब्रैकेट में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं चेक करता हूं, अगर मान लो मेरे पास tan थीटा का थीटा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ, तो अगर थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, यानी कि ये ब्रैकेट मेरे पास प्लस में आएगा, ये ब्रैकेट मेरे पास प्लस में आएगा, तो रिजल्ट मेरे पास ओवरऑल माइनस में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये ब्रैकेट का रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, और अगर उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, second derivative will be positive if theta lies in third quadrant and second derivative will be negative if theta lies in first quadrant। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता था तभी मैक्सिमा होता था। मैक्सिमा की दो कंडीशन थी, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का थीटा है। एनी हाउ, अब मेरे को मालूम चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा मेरे पास, और tan थीटा जब म्यू होगा तब मैक्सिमा की बात होगी मेरे पास। ठीक है ना, tan थीटा म्यू है। अब tan थीटा अगर म्यू है तो sin थीटा कितना होगा? अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू है तो sin थीटा कितना होगा? तो इसके लिए क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मान लो ये एंगल थीटा हो गया। अगर tan थीटा म्यू है तो ये वाला साइड म्यू हो गया और ये 1 हो गया, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये साइड हो गया म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने कहा ऐसे केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा? इस ट्राइंगल से मैंने कहा, क्योंकि देखो मेरे को एफ मिनिमम चाहिए तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखिए, तो दैट इज म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 का कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इसको म्यू को इधर लिख देता हूं, ये म्यू। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली यहां से, तो 1 अपॉन दिस, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मेरे पास टर्म क्या था? म्यू साइन थीटा। तो अगर मैं इसे म्यू साइन थीटा कर दूं तो इसमें भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। अब अगर मैं म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों ऐड कर दूं, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों ऐड करूं तो ये दोनों टर्म्स भी ऐड हो जाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये 1 भी अब मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, ये 1 है आपके पास। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर आ गया मेरे पास म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये, और ये चीज इक्वल हो गई अंडर रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर दिया। देखो अगर मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया होता, इसकी जगह ये लिखा होता, तो विद दिस वैल्यू ये चीज क्या हो जाती है मेरे पास? अंडर रूट ए की जगह मैंने म्यू लिखा होता, म्यू स्क्वायर, और बी की जगह 1 लिखा होता तो 1, और अभी भी आपको यही वैल्यू मिली है। ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू याद रखी होती तो इतने स्टेप बच जाते मेरे, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, फॉर f to be maximum this should be sorry f to be minimum this should be maximum, that is mu sin theta plus cos theta maximum equals to under root mu square plus 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखनी है। आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको स्टेप ना करने पड़े इतने ढेर सारे, आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, और एक बार नहीं फिजिक्स में कई जगह जरूरत पड़ेगी, फिर कह रहा हूं आपको इस चीज की, इसलिए ये तो मेमोरी में रखो अपने। पहले से याद था, बहुत अच्छी बात है, भूल गए थे दोबारा सामने आ गया, याद रखो। तीसरी बार जब सामने आए, चौथी बार जब सामने आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर हमें ये सारे स्टेप्स दोहराने पड़े, तो इसे मेमोरी में आप रखेंगे। अब लिख लेते हैं, हेंस F minimum equals to mu mg अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारे पास, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, कितनी कम से कम फोर्स लगे जिससे ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने लगेगा इस सरफेस पे, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा इस सरफेस के ऊपर,
तो वो वैल्यू हमें मिल गई। हमसे ये भी पूछ सकता था कितने एंगल पे लगाएं। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और हो सकता था कि हम कितने एंगल पे लगाएं कि फोर्स मिनिमम हो। तो कितने एंगल पे लगाना है वो आपको मालूम है, आपने यहाँ पे निकाला था tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो थीटा इक्वल्स टू इस जगह से आपको मालूम है कि एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। इतने एंगल पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। ये मल्टी ऑप्शन का क्वेश्चन भी हो सकता था। कहता कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराने के लिए एफ फोर्स लगाई गई है कि इसके सरफेस पे मूव कर जाए, आप चूज कीजिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला आपको कह सकता था एफ कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप देखो तो आपने ये कंक्लूड किया था एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ऐसे ना लिखकर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको कह सकता था कि जो f होता है वो इतने के बराबर होता है, मूव कराने के लिए f शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो ये भी आपने कंक्लूड किया था, मान लो ये सेकंड ऑप्शन था कि दिस विल मूव इफ f इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, अब ये मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं की है इसने अभी तक। फिर इसने कहा f will be minimum, f will be minimum when थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो ये भी करेक्ट हो गया ऑप्शन। ये कह सकता था आपसे द मिनिमम फोर्स इज गिवन बाय दिस, ये वैल्यू लिख देता, तो चारों ऑप्शन सही हो गए हमारे पास। ऐसे ये मल्टी ऑप्शन का क्वेश्चन भी हो सकता था। तो इस तरह से जो है हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर लेते हैं, आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे रब करने के बाद। अभी सिंगल ब्लॉक ही देखेंगे, लेकिन अब इंक्लाइंड सरफेस पे देखेंगे कि इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन किस तरह से उसके ऊपर एक्ट करती है। मान लीजिए ये वेज है जो कि फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये ट्रायंगुलर वेज अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। इस वेज के ऊपर इसके इंक्लाइंड सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है इस तरह से। This object is placed on the fixed wedge. रफ है सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। और आप मान सकते हैं कि इस सरफेस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज लोअर सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ दिस वेज, उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है। अब देखो इसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी फोर्सेस मार्क करते हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शन। शुरू में हम कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, तो इस पे एक फोर्स इस तरह से एक्ट करेगी डाउनवर्ड वर्टिकली, जो कि होगी ग्रेविटी की फोर्स mg। इसके बाद इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी जो कि होगी नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन नहीं, गलत मार्क कर दिया मैंने, I need to correct it. एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट करेगी इस तरह से, ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करती थी, हम पहले मार्क करते थे जब तक फ्रिक्शन नहीं पड़ा, तभी फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी। हमें देखना है कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी। हमारा कॉमन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को रखें तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लिप कर जाता है, इसके ऊपर स्लिप करना शुरू कर देता है। स्लिप करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन नीचे की तरफ है, डाउन द इंक्लाइन है,
तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगती वो पैरेलल टू द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन होती। ठीक है, ये तो हम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में जैसे हमने ऑब्जर्व किया हुआ, चीज़ों को देखा हुआ है, और जो फ्रिक्शन की थोड़ी सी हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है कि फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट को अपोज करती है, उससे हम बता सकते हैं कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन चलो अगर हम ये ना करें तो हम इसके फोर्सेस रिजॉल्व कर ले जैसे पहले रिजॉल्व करते थे। तो ये एक कंपोनेंट इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। mg का एक कंपोनेंट इस तरह से और mg का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा इस तरह से। ये वाला कंपोनेंट mg का mg cos थीटा है और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा है। अब ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, वो चाहेगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे। टेंडेंसी हुई मोशन की, मोशन होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाली फोर्स तो चाहती है कि ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाए। अगर ये चाहती है कि नीचे की तरफ स्लिप कर जाए तो फ्रिक्शन आ जाएगी अप द इंक्लाइन। फ्रिक्शन जो है पैरेलल टू द इंक्लाइन आएगी और इस फोर्स mg sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इस तरह से फ्रिक्शन लगेगी। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां से सबसे पहले तो हम नॉर्मल रिएक्शन कंक्लूड करते हैं। देखो, जब तक हम डील कर रहे थे फ्रिक्शन नहीं होती थी, सरफेसेस स्मूथ होते थे, तो मैंने आपसे कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो लाइन ऑफ मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फोर्सेस नहीं रिक्वायर्ड होती। लेकिन जब फ्रिक्शन है तो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ सकती है हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए। तो इसलिए जो है हम अपनी से तो वर्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रेस्ट पे ही रहने वाला है, तो R इक्वल्स टू mg cos थीटा हो गया हमारे पास। इसके बाद हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते थे, अभी भी हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती थी, तो ये हो गई म्यू mg cos थीटा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब हमारी कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन, जो फोर्स से मूव कराना चाहती है डाउन द इंक्लाइन वो mg sin थीटा है। अगर mg sin थीटा छोटा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी कि म्यू mg cos थीटा से, म्यू mg cos थीटा से छोटा हो गया, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। देन m will remain at rest। ये रुका रहेगा, ठीक है ना। अगर रुका रहेगा, वेज के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, तो वेज के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट सरफेसेस का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब दिस मीन्स that F फ्रिक्शन के लिए बिटवीन M एंड वेज, इस मास और इस वेज के बीच में जो फ्रिक्शन है इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। And its value must be given as, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है। तो जरूरी तो नहीं है कि लिमिटिंग ही होगी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास। तो वो कौन सी वैल्यू होगी हमें ये सोचना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ याद करो तो एक चीज और बताई थी
कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स होती है। तो ढूंढो नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स कितनी है, तो इस फिगर में आए नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स ढूंढते हैं कितनी है, तो एक ही फोर्स है जो पैरेलल टू द सरफेस लग रही है फ्रिक्शन को छोड़ करके, वो है mg sin थीटा। तो ये नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स हो गई, फ्रिक्शन को छोड़ करके ढूंढते हैं हम, एक्सेप्ट फ्रिक्शन बाकी सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस निकालते हैं, उसे नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन के साथ भी उसका रिजल्टेंट निकालने लगो, वो तो जीरो ही है, रेस्ट पे और रेस्ट पे रहता है तो नेट फोर्स उस पे जीरो है, और जीरो है तो उसका कंपोनेंट हर डायरेक्शन में जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाली फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक है, अब आपको मालूम है F इक्वल्स टू F स्टैटिक, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, ठीक है। तो हमें ये मालूम चल गया कि अगर ये कंडीशन हुई कि mg sin थीटा इससे छोटा हुआ तो क्या होगा, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। अगर मान लो ये इसके इक्वल भी हो जाता, ये थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बात नहीं कर रहे हैं कि इक्वल हो गया, न्यूमेरिकल में तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देते थे, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारी वैल्यू आई 10.00000000000001 न्यूटन, तो इसे मैंने लिख दिया 10 न्यूटन। तो मुझे लगता है न्यूमेरिकली तो मैंने ठीक ही लिखा, लेकिन थ्योरेटिकली सोचो तो ये जो वैल्यू थी एक्चुअल में तो 10 से बड़ी थी ना। तो थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं कि इक्वल है, थ्योरेटिकली इक्वल है यानी कि एग्जैक्टली इक्वल है। ये ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट पे था और इसके ऊपर अगर ये फोर्स लगी भी जो इसको डाउन द इंक्लाइन मूव कराना चाहती थी, शुरू में रेस्ट से मतलब क्या, मैंने इस पे रख करके छोड़ दिया इस ऑब्जेक्ट को, मैंने क्या किया, ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा, छोड़ दिया, मूव नहीं किया ये, तो शुरू में भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट पे रह गया। तो उस चीज को मैं कह रहा हूं, शुरू में तो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रह गया, ठीक है। तो ये फोर्स मैंने कहा अगर मान लो इसके इक्वल हो जाए, अगर इसके इक्वल हो गई तो इसका मतलब है कि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गई। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो एक तरह की स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और आपको कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 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 नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है अगर अब स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स। तो अब तक हमने जो लिखा था वो लेस देन के लिए लिखा था, अब एंड और लिखते हैं। और क्या कंडीशन हो गई हमारे पास, और कंडीशन ये हो गई कि अगर ये इक्वल हो गया, अलग से कर देता हूं, if mg sin theta is equals to mu mg cos theta, then also m will remain at rest तब भी m रेस्ट पे रहेगा। चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू वेज भी लिख दो, वैसे तो ये ओवरऑल ही रेस्ट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पे है, वेज के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पे ही है, ठीक है ना। तो m will remain at rest, that means that is f equals to fl है यहाँ पे, क्योंकि अब रेस्ट पे रहता और ये इसके इक्वल हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तो f इक्वल्स टू fl है, या कह लो f इक्वल्स टू f स्टैटिक है और उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है तो स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो चाहे वो लिमिटिंग हो चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा इक्वल होगी उस नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के। तो अब नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स कितनी है, नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा, और हमें मालूम है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, वो है mu mg cos थीटा। तो इसका मतलब दिस मींस दैट this term mu mg cos theta, that is static friction, limiting friction is static, also static, तो ये limiting है लेकिन है तो static, this must be equals to net external tangential force, that is mg sin theta, तो it should be equals to mg sin theta, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो mg का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, ये mg और ये mg कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बच रहा है,
इस साइन कॉस थीटा को उधर ले जाऊं तो tan थीटा मिलेगा, तो मुझे म्यू मिल रहा है tan थीटा के बराबर। ऐसे केस में म्यू इक्वल्स टू tan थीटा या tan थीटा इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। अब एक और केस ले लेते हैं। कहा अगर एक mg sin थीटा यानी कि जो नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कराने की कोशिश कर रही है, if mg sin थीटा is greater than mu mg cos थीटा, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हुई तब क्या होगा? अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हुई then m will slide down on the wedge, ये वेज के ऊपर नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो गया स्मॉल m और वेज के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेसेस का रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना? दैट इज इन दिस केस F is kinetic friction. F is kinetic friction. अब F अगर kinetic friction है which is given as, अब इसकी वैल्यू कैसे देंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही वैल्यू होती थी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एक ही दिया है तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन लिखूंगा। अगर म्यू के और म्यू एस दो अलग वैल्यू दी होती तो ये जब तक मूव नहीं किया था इस पार्ट के लिए तो म्यू एस यूज कर रहा होता म्यू की जगह, और यहाँ पे आकर के म्यू के यूज करना शुरू करता मैं, ठीक है? तो अब म्यू के एक ही दिया हुआ है मेरे को म्यू, तो म्यू के इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें किसी को? अगर होगा तो आप मेरे को जरूर बोलोगे, अपने लेक्चर में नोट करके रखोगे उस डाउट को कि सर ये चीज मेरे को क्लियर नहीं है, वो आप मुझे क्लियरली पॉइंट आउट करोगे जो हमारी जूम क्लास होगी, ताकि हम उस चीज को डिस्कस कर सके। चलिए कुछ और कंसिडर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख दिया इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हमारे, हमसे कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे स्लिप ना हो, यानी कि इसको छोड़ते होंगे तो जरूर ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाता होगा। कहता है नीचे स्लिप ना हो, उसको रोकने के लिए, इसकी स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन रोकने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है F1 पैरेलल टू द इंक्लाइन अपवर्ड, ठीक है? In order to prevent this block from slipping down the incline, we have to apply a force F1 parallel to the incline upward, ठीक? ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। फिर कहता है in order to make the block just slide up the incline, in order to make this block just slide up the incline, F2 force is applied parallel to the incline upward. Find the ratio of F2 and F1. F2 by F1 निकालने को कह रहा है। कह रहा है ये नीचे स्लिप ना करे, उसको रोकने के लिए इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगानी पड़ती है, कम से कम मिनिमम फोर्स लगानी पड़ती है, वो है F1। और कह रहा है कि इसे ऊपर की तरफ स्लिप कराने के लिए, जस्ट ऊपर स्लिप कर जाए, मतलब नीचे तो स्लिप करने से रोकना है तो कम से कम F1 फोर्स लगानी थी। और कह रहा है कि अगर इसे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर स्लिप कराना है, जस्ट स्लिप कराना है कि बस स्लिप हो ही जाए, तो कम से कम जो फोर्स लगानी पड़ती है वो F2 होती है। तो हमसे कह रहा है कि F1 और F2 का
रेशियो निकालना है, F2/F1 निकालना है बेसिकली। तो हम दो फिगर्स अपने लिए यहाँ पे बना लेते हैं, एक वो केस जिसमें F1 फोर्स लग रही है और एक वो केस जिसमें F2 फोर्स लग रही है। देखते हैं दोनों में फर्क क्या आता है हमारे पास। ये F1 फोर्स लगाई है जिसने बस इसको जस्ट रोका है कि ये नीचे स्लिप ना करे, यानी कि F1 से थोड़ी भी छोटी वैल्यू कर दोगे तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। और एक दूसरा केस है हमारे पास, जिसमें फोर्स F2 लगाई गई है और ये जस्ट मूव करता है ऊपर। जस्ट ऊपर मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज नॉट टू बी कंसिडर, एक्सेलरेशन 0 कंसिडर करना है आपको इस केस में। तो चलिए पहले केस में देखते हैं और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही है इसके ऊपर, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, F1 नहीं लग रही है। अगर F1 नहीं लगती तो ये नीचे स्लिप करता, तो रिलेटिव मोशन डाउन द इंक्लाइन होता, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है इसके ऊपर इस तरह से, विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इसको स्लिप करने को रोक पाती, तो हमें एडिशनल फोर्स लगानी पड़ी है F1। तो चलिए जरा देखते हैं, इसमें रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को। कौन सी फोर्सेस रिजॉल्व करनी है। ये फोर्स भी जो F1 है उसकी डायरेक्शन यही रखेंगे, मैग्नीट्यूड यही रखेंगे, लेकिन मार्किंग का पॉइंट मैं बदल लेता हूँ, ऐसे दिखा लेता हूँ कि ये इस तरह से एक्ट कर रही है। ये F1 फोर्स। अब कहा स्मॉल f और F1 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाई होगी स्लिप करने, उसके बाद भी स्लिप करता होगा, तो जो कमी थी वो हमने ये फोर्स लगा करके पूरी की है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक तो हो ही गई ऑब्वियसली। अब हमें ना FL रिजॉल्व करना है ना F1 रिजॉल्व करना है, और ना ही हमें नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है। हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा उस फोर्स को जो ना तो पैरेलल टू द इंक्लाइन है ना परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, दैट इज mg।
तो mg के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट mg के पैरेलल है, सॉरी एक कंपोनेंट जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और एक कंपोनेंट जो है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ब्लैक डॉटेड लाइंस इनको इंडिकेट कर देंगे। ये वाला कंपोनेंट जो है mg sin थीटा है और ये वाला कंपोनेंट जो है वो mg cos थीटा है। सबसे पहले की तरह नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई mg cos थीटा के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता था, म्यू हम म्यू ही कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा कंक्लूड कर लिया, तो ये हो गया म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है F1 और FL, F1 प्लस FL मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो इस चीज को हमने लिखा F1 प्लस FL इक्वल्स टू mg sin थीटा। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि FL इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस f। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट था। नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स, फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी जितने भी फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस है उनसे नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स निकाल लो। तो फ्रिक्शन को भूले तो ये दो फोर्सेस भी देखी, और अगर ये फ्रिक्शन नहीं होती तो ये नीचे स्लिप करना, क्योंकि फ्रिक्शन और इस दोनों ने मिल करके रोक रखा है। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स हो जाती है mg sin थीटा माइनस f1, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होती। तो वही कंक्लूजन आपको यहां से भी मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने एक काम किया कि इसकी जगह ये वैल्यू रख दी और इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले गए। f1 इक्वल्स टू, ये जब म्यू mg cos थीटा इधर प्लस में था तो उधर माइनस में जाएगा, mg दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया। कौन से दोनों टर्म में से? एक ही ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये माइनस में इधर आया था, तो इनमें से mg कॉमन ले लिया। यहां पे इसकी जगह पे बच गया sin थीटा और यहां पे इसकी जगह पे बच गया हमारे पास माइनस म्यू cos थीटा। ये f1 की वैल्यू दे गई। अब आ जाते हैं सेकेंड फिगर में। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं? तो पहले की तरह एक फोर्स ग्रेविटी की एक्ट कर रही है, कोई फर्क नहीं है, पहले भी ये mg होती थी, अभी भी ये mg ही है। एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, इस तरह से R। अब हमें फ्रिक्शन के बारे में सोचना कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि ये फोर्स ऐसी लगाई गई है कि दिस ब्लॉक जस्ट मूव्स अप द इंक्लाइन। अगर ये मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइन सरफेस जो है वो अप द इंक्लाइन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आएगी डाउन द इंक्लाइन। तो इस लाइन में आ गई आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन हुई, क्योंकि मोशन हो रहा है यहाँ पे, बिना एक्सेलरेशन के मोशन हो रहा है। पहले की तरह इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यही रहने दूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। मैंने कहा था जब तक आपके पास रोटेशन या एंगुलर क्वांटिटीज नहीं आएंगी तब तक जितने वेक्टर्स उनको डील करने के लिए हम दो ही चीज़ों से डील कर पाते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही सफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम रोटेशन की तरफ बढ़ेंगे, एंगुलर क्वांटिटीज हमारे सामने आने लगेंगी, तब फोर्स को डील करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट को कंसिडर करना है, तो हम इसे कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो ये फोर्स हो गई F2। अब पहले की तरह F2 को रिजॉल्व नहीं करना, पैरेलल टू द इंक्लाइन है, R को रिजॉल्व नहीं करना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, लाइन ऑफ मोशन यानी कि, और mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, क्योंकि ना तो ये लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो mg sin थीटा का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में
mg का एक mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और mg का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन डाउनवर्ड मार्क कर लिया, ये mg sin थीटा। सॉरी एफ एल नहीं एफ क्यू, ये एफ एल भी हो सकती है। कहता है कि ये मैक्सिमम फोर्स है F2 जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो ये स्टैटिक हो जाएगी। मैं धीमे धीमे क्या हुआ, F1 लगाया था तो रुका हुआ था, थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई, मूव नहीं किया। जैसे ही मैं F1 से थोड़ी बड़ी फोर्स करूंगा तो क्या होगा, इधर की फोर्स बढ़ने लगेगी, mg sin थीटा से बड़ी होने लगेगी। ये F1 की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए F1 की अकेली वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी हो जाएगी। FL को तो छोड़ दो, F1 की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि वो mg sin थीटा से बड़ी होगी, तो ये F1 इसे इधर मूव करने की टेंडेंसी पे आ जाएगा। F1 माइनस mg sin थीटा, नेट फोर्स इज अप द इंक्लाइन आ जाएगी, तो फ्रिक्शन तुरंत अपना डायरेक्शन बदलेगी, घर चली जाएगी। फिर मैं धीमे धीमे बढ़ाता जाऊंगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऊपर की फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, वो फ्रिक्शन स्टैटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, वो अपनी वैल्यू बढ़ाती जाएगी और एक टाइम आकर के लिमिटिंग वैल्यू एक्वायर कर लेगी, ये वाली। यहाँ हमारे पास म्यू के लिख लो, क्योंकि हमसे बोला गया था जस्ट मूव करता है। ये क्वेश्चन में सेम चीज रहती अगर ये हमसे कह देता कि ये मैक्सिमम फोर्स है F2 जिससे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, मिनिमम फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज F1 एंड मैक्सिमम फोर्स टू कीप दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज F2, तो F2 बाय F1 निकालने को कह सकता था। तो एग्जैक्टली सेम वर्किंग हमारे पास होगी। अब चलिए यहां पे देखते हैं, पहले की तरह R इक्वल्स टू mg cos थीटा है, R इक्वल्स टू mg cos थीटा। R equals to mg cos थीटा। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा ही म्यू इनटू आर होती है, और अगर आपको ये बोला होता कि मैक्सिमम फोर्स है F2 तो यहाँ पे K की जगह बस L लिख रहे होते, वैल्यू तो वही आती है हमारे पास, क्योंकि म्यू एक ही दिया हुआ है, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अब ये दोनों लिख लिए हमने फोर्सेस। अब हमने फिगर से देखा दो फोर्सेस हैं डाउन द इंक्लाइन, ये दोनों चाहती हैं कि ये नीचे मूव कर जाए और F2 चाहता है ये ऊपर मूव कर जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड मूव तो कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर एक्सेलरेशन तो नहीं है। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब जितनी फोर्स अप द इंक्लाइन है उतनी फोर्स डाउन द इंक्लाइन है। तो यहां से हमें F2 के लिए मिलता है कि F2 की वैल्यू जो है वो है mg sin थीटा प्लस एफ के, ये तो इसका मतलब F2 की वैल्यू हो गई हमारे पास mg sin थीटा प्लस एफ के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी म्यू mg cos थीटा। F2 इक्वल्स टू दोनों में से mg कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है, अब F2 भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F2 बाय F1 निकालना है, निकाल देते हैं। F2 बाय F1 इक्वल्स टू जब F2 लिखूंगा तो ये टर्म, उसके नीचे ये लिखूंगा तो mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इंक्लाइन प्लेन पे सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो फ्रिक्शन किस तरह से है देखी है। अभी भी हम उस पे नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम या ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम पे नहीं जाएंगे,
उससे पहले हम कुछ चीज़ें और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उन्हें डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे रखा है, उसे रोप से बांध लिया, हम पुल करते हैं तो कैसे टेंशन होगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। द सेम चीज़, सेम कंसेप्ट को हम इंक्लाइन प्लेन के लिए भी समझने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे, नोट्स बनाओगे इस अपने लैंग्वेज में, क्योंकि थ्योरी इसके ऊपर कोई बनती नहीं है। आप देख लो पूरा एप्लीकेशन का डिस्कशन है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए। पर भी आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि आज आपके दिमाग में रहेगा, कल भूल सकते हो, रिवीजन के समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट हो उसमें लिख लो, जैसे लिखना चाहते हो ऐसा लिख लो कि दोबारा आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। और अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है तो उसको बड़ी प्रिसाइसली नोट करो कि ये चीज क्लियर नहीं है, और जैसे ही अगली जूम क्लास आती है तो उसमें पुटअप कर दो कि सर ये चीज आपने बताई थी लेक्चर में और ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, या इसमें मेरा ये डाउट है, तो मैं उस डाउट को आपके क्लियर करूंगा। ओके।